रहता है वो इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या रहता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी और एनर्जी का सिंथेसिस होगा और एटीपी के मॉलिक्यूल वहाँ पे स्टोर होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, माइटॉन मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रॉन मीन्स ग्रैन्यूल। तो ये थ्रेड जैसे ग्रैन्यूल रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है तो ये बड़ा एक ग्रैन्यूल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसके ऊपर ये जो फोल्डिंग्स है, ये फोल्डिंग की वजह से वहां पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ? प्लूरल, मल्टीपल, एक कहेंगे तो ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन मीन्स सिंगुलर, माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स प्लूरल। अब माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर। It was first observed by Kolliker and the year was 1850. In 1850, Kolliker first observed a structure called mitochondria. इसके बाद बहुत मतलब पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया, देन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जिस टाइम ये सेल ऑर्गेनेल का इन्वेंशन हुआ या डिस्कवरी हुई, तब भी पता नहीं था, तब उसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहते थे, ठीक है, उसको ऐसा डिस्टिंक्टिव नाम यूनिवर्सल नहीं था। देन इट वाज अनदर वर्कर इन 1897, सी बेंडा, विच गेव द नेम, एक मिनट शुरू करो, ओके। सी बेंडा वाज अनदर साइंटिस्ट हु कॉल दिस स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो है वो सी बेंडा ने दी थी और कोलिकर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। देन अनादर, ये जो भी एटीपी मॉलिक्यूल बन रहा है ये किसका पार्ट है? सेलुलर रेस्पिरेशन का। सो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है ये किसने ढूंढ के निकाला था? किंग्सबर्ग इन 1912, ठीक है। किंग्सबर्ग फर्स्ट आइडेंटिफाइड दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसकी वजह से यहां पे क्या बनेंगे? एटीपी मॉलिक्यूल। सो अलग अलग टाइम में अलग अलग वर्कर ने अलग अलग चीजें जो है इसके बारे में डिस्कवर की थी, ओके। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज जनरली ओवल स्ट्रक्चर, और इसकी लेंथ जो रहती है लगभग कितनी रहेगी? 1 to 2 माइक्रोन, ठीक है। लेंथ इज 1 to 2 माइक्रोन और 1 to 2 माइक्रोमीटर। क्या हुआ आदित्य? क्या बोला ना, क्या विचार है आदित्य? ओके, सो इसकी लेंथ जो रहती है वो रहती है अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 माइक्रोमीटर। दूसरा, दीज आर, ये जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं इनमें क्या रहेंगे? ये जो भी स्पेस है वो दो मेम्ब्रेन से सेपरेटेड रहती है, एक रहेगी आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी रहेगी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। दे ऑर्गेनल कंसिस्ट और कंटेन्स 2 मेम्ब्रेन एंड विच आर सेपरेटेड बाय स्पेस, जिसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और आउटर चेंबर। ठीक है, सो ये पहले जी दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक्सटर्नली जो स्पेस है उसको क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और आउटर चेंबर। आउटर चेंबर क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इनर चेंबर। सो ये इनर चेंबर जो है इसके बीच में क्या रहेगा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी क्या? साइटोप्लाज्म जैसा फ्लूइड, ओके। सेल ऑर्गेनल के अंदर जब जो भी ये साइटोप्लाज्म जैसा फ्लूइड रहता है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, ओके। सो ये आउटर चेंबर और उसके बाद इनर चेंबर, ये दो चेंबर हुए एंड दीज आर फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन है
ठीक है, उसमें से इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये फोल्डिंग रहते हैं जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ये इनर मेम्ब्रेन के inner membrane have fold, finger like fold. These finger like folds are called cristae. So ये क्रिस्टी जो रहता है, it increases the surface area of mitochondria. ये माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ाते हैं। ओके, और सरफेस बढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकल रहता है जिसको कहते हैं F1 F0 पार्टिकल या सिर्फ F1 पार्टिकल। ये जो भी F1 F0 पार्टिकल रहता है, ये पार्टिकल का काम क्या रहता है? ऑक्सीडेशन करना या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन करना। और वो किसके ऊपर प्रेजेंट है? ऑन इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है कौन? F1 F0 पार्टिकल, जिसका काम रहता है ऑक्सीडेशन करना। अब ये जो भी पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, क्रेब्स साइकिल में, लिपिड मेटाबॉलिज्म, और मतलब इन शॉर्ट माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस के अलावा और बहुत चीजों में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, और इसमें सब ऑक्सीडेशनल रिएक्शन में हेल्प करते हैं ये F1 F0 पार्टिकल। सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है अंदर आ रहा है उसको कहते हैं क्रिस्टी। ओके, और इन पूरे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स साइट के ऊपर क्या रहेंगे? F1 F0 पार्टिकल। ओके, एक मिनट। These inner membrane have finger like projection or finger like invagulation or folding called क्रिस्टी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। अब ये जो भी क्रिस्टी रहेंगे, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं F1, ये तो पता है। बट दूसरा काम इस रिएक्शन में या माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एंजाइम्स लगते हैं, उनमें से मैक्सिमम एंजाइम जो रहते हैं वो सेल, ये जो सेल मेम्ब्रेन है या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन और ये एंजाइम जो रहते हैं वो एम्बेडेड रहेंगे। ठीक है, ये प्रोटीन और ये एंजाइम जो रहते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं किसमें? इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ओके, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इससे सरफेस एरिया बढ़ेगा क्रिस्टी से। जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना वहां पे एंजाइम्स का नंबर ज्यादा रहेगा, और जितने एंजाइम ज्यादा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, और जितनी जल्दी रिएक्शन होगी उतनी जल्दी यहाँ पे एटीपी बनेंगे। ठीक है, सो एटीपी प्रोडक्शन ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये एक बहुत लंबी 30 या 40 रिएक्शन की स्टेप रहती है। उनके बाद इन सब रिएक्शन होने के बाद एडीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। दैट इज व्हाई the reaction needs to be faster, and how it will be faster? By increasing the surface area of inner mitochondrial membrane। ठीक है, दूसरा, ये जो भी क्रिस्टी है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन have F1 F0 particles। ठीक है, कुछ बुक में सिर्फ F1 लिखा है, कुछ बुक में सिर्फ F0 लिखा है। ठीक है, सो ये दोनों पार्टिकल्स जो रहते हैं, ये पार्ट किसका रहेंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का, क्योंकि ये उसमें से F0 पार्टिकल जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और ये बाहर ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो F1 पार्टिकल रहता है। मतलब उसका बेस जो है वो बेस F0 पार्टिकल रहेगा, और उसका टॉप पोर्शन जो है वो एंटीना जैसा दिख रहा है, हेड जैसा दिख रहा है, वो क्या रहेगा? F1 पार्टिकल। ओके, दूसरा, अब ये जो भी रिएक्शन यहां पे होगी उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर भी कंपाउंड जाएंगे, और बाहर के सेल साइटोप्लाज्म में से माइटोकॉन्ड्रिया में भी कंपाउंड आएंगे। तो ये प्रोसेस के लिए यहाँ पे चैनल की जरूरत पड़ेगी, और वो चैनल कहां पे रहेंगे? ऑन आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हैव चैनल कॉल्ड पोरिन। आउटर मेम्ब्रेन हैव channels or pores called porine। सो ये पोरिन्स के थ्रू कंपाउंड जो है वो एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे। ओके, ये हुआ स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहां पे इसके अलावा और एक पार्ट है, ये किससे बनेंगे? प्रोटीन्स। या आउटर चैनल जो है वो
प्रोरीन नाम के प्रोटीन से बनते हैं। ओके, ये हुआ आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बारे में। एंड ये इनर मेम्ब्रेन जो है और इनर चेंबर जो है वो किससे फिल्ड रहेगा? फिल्ड विथ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रहेगा। सर्कुलर डीएनए रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिसको कहते हैं एम्प्टी डीएनए। उसके बाद राइबोसोम्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो राइबोसोम, डीएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब चीजें एम्बेडेड रहेंगी किसमें? यहां पे। अब यहां पे जो राइबोसोम रहते हैं वो राइबोसोम प्रोकैरियोट के राइबोसोम से मैच करते हैं। ठीक है, यहां पे जो भी राइबोसोम रहेंगे वो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से मैच करते हैं। ठीक है, और क्यों? ये जो भी दो ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, आगे चल के अपन क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो भी दोनों ऑर्गेनेल है, ये दोनों ऑर्गेनेल जो उनके ऊपर दो मेम्ब्रेन रहती है और इन ऑर्गेनेल को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। इन ऑर्गेनेल्स को क्या कहेंगे? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। व्हाई सेमी ऑटोनॉमस? क्योंकि यहाँ पे ये दो ऑर्गेन्स जो है ये अपने सेल के अंदर डायरेक्टली डेवलप नहीं हुए। बाकी के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो आगे इवोल्यूशन में आगे चल के अपने सेल का पार्ट बने, मतलब सेल के अंदर इवॉल्व हुए उसके बाद अपने सेल का पार्ट बने। बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एनगल्फ्ड एज ए फॉरेन पार्टिकल। हजारों साल पहले जब पहले प्रोकैरियोट में से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, तो ये जो यूकैरियोटिक सेल थी, जो अमीबा जैसी सेल थी, इनके पास ये एबिलिटी रहती है कि बाहर से कोई भी सेल को अपने अंदर ले और उनको डाइजेस्ट करे। ठीक है, ये एबिलिटी जो रहती है वो हर तब के अमीबा जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में थी। अब उसमें से कुछ सेल जो प्रोकैरियोटिक थे वो अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म ने एनगल्फ किए, बट उनकी डेथ नहीं हुई, या उनको डाइजेस्ट नहीं किया गया, और वो ऑर्गन्स या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक्टेड लाइक द पार्ट ऑफ सेल। ये जो था ये एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल थी, बट हजारों करोड़ों साल पहले जब ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोट में इनकॉर्पोरेट हुए तो इनका डाइजेशन नहीं हुआ, बट इनका थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी चली गई और ये सेल का एज अ पार्ट करके रहने लगे। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों यूकैरियोट का पार्ट ऐसे बने, और ये जो प्रोसेस थी उसको कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस। ये जो प्रोसेस थी उसको क्या कहते हैं? एंडोसिम्बायोसिस। द एंडोसिम्बायोसिस इज द प्रोसेस बाय विच दीज टू ऑर्गेनेल्स बिकम पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब ये दोनों जो सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोला है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव देयर ओन मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन कैसी है? डबल। ठीक है, दी स्ट्रक्चर आर डबल मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर। दूसरा, इनके पास खुद का डीएनए रहता है, दे हैव देयर ओन डीएनए, दे हैव देयर ओन डीएनए। दूसरा, दे डिवाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर सेल। मतलब सेल में जब डिवीजन होगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड नहीं होते, ये तब कभी भी डिवाइड हो सकते हैं जब उनको लगता है। ठीक है, तो सेल जो है उस वो पूरा का पूरा सेल जो है इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता। इसके पास खुद का डीएनए है, ये खुद के हिसाब से कभी भी डिवाइड हो सकता है, एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। ठीक है, सो जिसकी वजह से वो खुद का प्रोटीन खुद बना सकता है, जिसकी वजह से इनको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, क्योंकि जनरली सेल ऑर्गेनेल में खुद का डीएनए प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, अपन जो बाकी के जितने भी सेल ऑर्गेनेल पढ़े वहां पे डीएनए प्रेजेंट रहता है क्या? नहीं, बट इन दो सेल ऑर्गेनेल में डीएनए प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड
सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स यानी सिंगुलर और ऑर्गेनेल्स यानी प्लूरल। सो इनको क्या कहेंगे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर रीजंस। ये रीजंस की वजह से उनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी। ओके, और ऐसा कुछ नहीं है, F1 F0 भी कह सकते हैं, F0 F1 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब इसका बेसिक फंक्शन जो रहता है वो एटीपी सिंथेसिस है, तुमको पता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ये जितने भी पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अलावा दूसरी चीजों में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और ये जितने भी केमिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसका एनालिसिस करेंगे तो वहां पे रहता है 70% प्रोटीन। ठीक है, यहां पे 70% प्रोटीन रहता है, 25 to 30% लिपिड रहेगा। ठीक है, और ये जो भी लिपिड है उसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका रहेगा फॉस्फोलिपिड का। और फॉस्फोलिपिड का परसेंटेज क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये जो भी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चर है वो किससे मैच करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और इसमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसकी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा, प्रोटीन और लिपिड का परसेंट ज्यादा होगा। और ये 25 to 30% लिपिड जो है उनमें से मैक्सिमम पोर्शन कौन बनाता है, फॉस्फोलिपिड। ये छोड़ के और भी लिपिड वहां पे प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा and rest of the 10% is carotenoids. Rest of the 10% is carotenoids. एक मिनट, हाँ कैमरा इकडे सर करूंगा। कैरोटिनॉइड्स, एनिमल सेल में कोलेस्टेरॉल रहेगा। एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे उनमें क्या रहेगा, कोलेस्ट्रॉल। रिकॉर्डिंग, उनमें कोलेस्ट्रॉल रहेगा एंड सम विटामिन ई। ठीक है, सो इतनी सारी चीजें प्रेजेंट रहती है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में या पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसके अलावा यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, ये सर्कुलर रहता है, डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, 2 स्ट्रैंड से बना रहता है, जो रेड कलर का यहाँ पे दिखाया। और इसको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और शॉर्ट में कहते हैं एमटी डीएनए। ठीक है, अब ये डीएनए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डीएनए में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए चाहिए, टू मेक और सिंथेसाइज द एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी चेन रिएक्शन चलेंगे, वो चेन रिएक्शन करने के लिए जो एंजाइम्स की जरूरत रहती, वो सभी एंजाइम्स जो है वो कहां पे कौन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये एबिलिटी रहती है कि वो खुद के प्रोटीन खुद बनाए। सो जितने भी एंजाइम प्रोटीन या रिएजेंट वहां पे लग रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के पास रहती है। ओके, ये हुआ। उसके बाद और एक पॉइंट था, हाँ, अब इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ये सर्कुलर रहता है, बट उसमें भी स्पेसिफिकली इन एनिमल, इन हायर एनिमल। बट इन केस ऑफ प्लांट एंड अदर यूकैरियोट इट इज लीनियर। क्या, डीएनए लीनियर यानी क्या, सर्कुलर नहीं रहता। ठीक है, हायर एनिमल्स में ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर रहेगा, बट प्लांट और बाकी के यूकैरियोट में ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो लीनियर रहता है। प्लांट और अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए कैसा रहेगा, लीनियर। और एक सेल में जितने भी एंजाइम बनते हैं उसमें से 1% एंजाइम या 1% से ज्यादा है, हाँ, टोटल 70% ऑफ 70% एंजाइम ऑफ अ सेल। एक सेल के अंदर जितने भी एंजाइम बनते हैं उसमें से 70% एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है।
ठीक है, 70% ऑफ ए सेल्स एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक सेल में 70% एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। सो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहां पे ये जो भी डीएनए रहता है, ये डीएनए एक तो डायरेक्टली सस्पेंडेड रहता है या जनरली वो एसोसिएटेड रहता है किससे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। अब यहाँ पे ये जो भी डीएनए है ये कहां से आया, या ये जो भी सेल थी वो पहले क्या थी, प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में डीएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो कुछ बुक में इसी डीएनए को, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और इसी को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। सो ये जो न्यूक्लियोइड है वो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। अब यहां पे दूसरा डिस्टिंक्टिव ऑर्गन है राइबोसोम। ये जो रेड कलर का बताया वो क्या हुआ, राइबोसोम। सो यहां पे जो भी राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, द राइबोसोम इज ऑफ 55 to 60s टाइप। ठीक है, और ये किसकी तरह दिखता है, मोर लाइक, इसका स्ट्रक्चर किसके तरह रहेगा, मोर लाइक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, ऐसे यानी क्या, सेडिमेंटेशन फैक्टर। हर केमिकल कंपाउंड जो मैटर से बना है उसको कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, और उस मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से एक मशीन में इनको सेटल किया जाता है टू डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। ये जो डिटर्मिनेशन रहता है, ये डिटर्मिनेशन करने के बाद उसका सेडिमेंटेशन फैक्टर निकालते हैं, और वो फैक्टर के हिसाब से उस कंपाउंड को नाम दिया जाता है या फिर उनका टाइप डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे एस यानी स्वेट्सबर्ग यूनिट जो सेडिमेंटेशन फैक्टर का यूनिट है, तो ये 55 और 60 एस पे सेडिमेंट होता है। ठीक है, ये रेशियो पे या ये वैल्यू पे वो सेटल होता है, इसलिए इस राइबोसोम को क्या बोला, 55 और 60s, 55 to 60s टाइप। और ये जो राइबोसोम है ये किसकी तरह रहता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरह। हालांकि ये ऑर्गेनिल कहां पे रहेगा, सिर्फ यूकैरियोट में रहता है, बट ये ऑर्गेनिल के अंदर जो भी राइबोसोम है उसका टाइप किससे मैच करता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। तो ये प्रूव करता है कि ये जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जो आगे जाने के बाद यूकैरियोटिक सेल का पार्ट बना है। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रक्चर किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इसका फंक्शन, अच्छा ठीक है, पहले फोटो निकाल लो। अब देखते हैं इसके फंक्शंस। ठीक है, द फर्स्ट फंक्शन इज दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेन साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग करने के बाद जो भी आगे की प्रोसेस होगी, वो जितनी भी आगे की प्रोसेस है वो कहां पे होने वाली है, एक सेल के अंदर। अब सेल के अंदर यानी क्या, जो भी मॉलिक्यूल है उनको स्प्लिट कर से उनके स्प्लिट करने के बाद उनसे एटीपी डिराइव करना है। सो ये जो भी एटीपी डिराइव करने का काम है उसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पे होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेकंड इट क्रिस्टी, ये जो फोल्डिंग्स है, क्रिस्टी इज अ साइट फॉर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। ठीक है, ये जो क्रिस्टी है जहां पे F1 F0 पार्टिकल है, ये इसके ऊपर क्या होंगे, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। और ये जितने भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है उसको ये किसका पार्ट रहता है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल जो है रेस्पिरेशन की साइकिल है, रेस्पिरेशन की साइकिल है, वो अपन आगे चल के देखेंगे। तीसरा, दे प्रोवाइड इंटरमीडिएट, दे यानी क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट, किसके लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ
फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। सो इसमें सिंथेसिस होता है अमाइनो एसिड का, फैटी एसिड का, फैटी एसिड यानी फैट का पार्ट, अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन का पार्ट, और इसके अलावा क्लोरोफिल, साइटोक्रोम एंड पिरिमिडीन। ठीक है, क्लोरोफिल और साइटोक्रोम जो है वो पिगमेंट रहते हैं जो प्लांट में रहेंगे। क्लोरोफिल और साइटोक्रोम जो है वो प्लांट में रहता है। बाकी फैटी एसिड और अमाइनो एसिड बनाने के जो इंटरमीडिएट रहते हैं वो किसमें मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल नाम की रिएक्शन होती है, वो क्रेब्स साइकिल में ये इंटरमीडिएट मिलेंगे। ओके, इसके अलावा और एक फंक्शन जो मेन फंक्शन है इसका, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी। ठीक है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी, एटीपी की मॉलिक्यूल को बनाना और उसको स्टोर करना, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। एंड ये जो फैटी एसिड का सिंथेसिस है, फैटी एसिड के चेन जो रहते हैं उसको इलोंगेट करते हैं। ठीक है, फैटी एसिड चेन इलोंगेशन का काम रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का। बट ये फैटी एसिड चेन कहां पे बनेंगे? सिर्फ मैमल्स में। प्लांट्स या फंगस के केस में जनरली माइटोकॉन्ड्रिया फैट सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। ये फैटी एसिड सिंथेसिस में कहां पे इन्वॉल्व रहते हैं? इन केस ऑफ मैमल्स ओनली। मैमल्स यानी कौन से? जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, सो ये फंक्शन हुए माइटोकॉन्ड्रिया पे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना है? प्लास्टिड, प्लास्टिड जो रहते हैं, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर, दे आर सम एंड मोस्ट ऑफ देम आर सेमी ऑटोनॉमस। ठीक है, प्लास्टिड जो है वो ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है जहां पे एक या दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है। क्लोरोप्लास्ट उसमें से एक एग्जांपल है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी क्या है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। तो क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए रहता है और प्लास्टिड का डिवीजन वो खुद डिसाइड करते हैं। अब ये प्लास्टिड जितने भी है ये जनरली दो मेम्ब्रेन के रहेंगे, या कुछ प्लास्टिड जो रहते हैं वो एक मेम्ब्रेन के रहते हैं। प्लास्टिड जो है इनमें दो टाइप रहते हैं, एक वो प्लास्टिड जो पिगमेंट बनाता है, एक वो प्लास्टिड जो कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं। तो उसमें से दो टाइप जो रहेंगे, एक स्टोरेज के लिए उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरे क्रोमोप्लास्ट जो पिगमेंट के हिसाब से उस पर कलर रहता है। तो पिगमेंट वाले जो रहते हैं वो कलर के हिसाब से इनको नाम दिया जाता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट उनके स्टोरेज में कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। अब प्लास्टिड जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बाय हैकल, ठीक है, एंड इट वाज ईयर 1866, एंड द वर्क प्लास्टिड कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स मोल्ड। ठीक है, प्लास्टिड कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड विच मीन्स मोल्ड। तो ये जो है मोल्ड की तरह रहता है, इसलिए उसको क्या नाम क्या दिया है? प्लास्टिड। ओके, अब ये जो भी प्लास्टिड रहते हैं इनका परसेंटेज प्लांट में ज्यादा होता है, एनिमल में इनका परसेंटेज ज्यादा नहीं होता। ठीक है, या जनरली जितने भी प्लास्टिड रहते हैं उनमें से मैक्सिमम प्लास्टिड जो है वो प्लांट में ऑब्जर्व होते हैं। एनिमल में प्लास्टिड का परसेंटेज इतना नहीं रहता। ठीक है, और दूसरा या जनरली एब्सेंट भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं रहते हैं। सो बैक्टीरिया भी नहीं, कुछ फंगस और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट या मोस्ट ऑफ द प्लांट, इन सब में प्लास्टिक का परसेंटेज ज्यादा रहता है। प्लांट के और फंगस का कंपैरिजन करते हैं तो फंगस में भी थोड़े कम ही प्लास्टिक रहेंगे एज कंपेयर टू प्लांट। अब ये जितने भी है, दीज आर डबल मेम्ब्रेनस सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। These are double membranous semi-autonomous organelle or semi-autonomous organs. Okay, अब ये जो है they are found in plants and protozoans. प्रोटोजोन्स ने प्रोटिस्ट्स। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम में जो कुछ एग्जांपल है, ये जो भी है ये जनरली किस में ऑब्जर्व किए जाएंगे? प्रोटिस्ट जो सिंगल सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है,
जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोटिस्टा में ऐड किया गया, और बाकी प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया आपको पता है, ठीक है। सो ये जनरली किस में ऑब्जर्व किए जाएंगे? प्लांट और प्रोटिस्ट में, और प्रोटिस्ट में ही जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है उनमें, बाकी इसमें नहीं। जो ट्रू फंगस रहेंगी, ठीक है, उस ट्रू फंगस में भी प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इसमें दो ग्रुप बताए, एक जो ग्रुप है उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मीन्स कलर एंड प्लास्टिड मीन्स मोल्ड। तो ऐसा मोल्ड, सॉरी, क्रोमोप्लास्ट, और हाँ, क्रोमोप्लास्टिड भी कह सकते हैं या क्रोमोप्लास्ट भी कह सकते हैं। सो ये जो क्रोमोप्लास्ट है, दीज आर प्लास्टिड विथ कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, दीज आर प्लास्टिड विथ कलर्ड पिगमेंट एंड दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। नहीं, एनिमल में प्लास्टिड नहीं रहता, ठीक है, एनिमल में प्लास्टिड नहीं रहता क्योंकि ये जो कलर्ड प्लास्टिड है ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहेंगे और एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते। दूसरा, स्टोरेज के लिए अपने बॉडी में स्पेशलाइज सेल है। अपनी बॉडी में अब यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स है, ओके, आगे एक्सप्लेन करता है, तो उनमें फैट स्टोर नहीं होता, उनमें ऑयल स्टोर होता है, और एनिमल में फैट स्टोर होता है, ऑयल नहीं स्टोर होता। ग्लाइकोजन जो है वो फैट है, टेक्निकली ऑयल नहीं है, ओके। इसकी इसीलिए प्लास्टिड की जरूरत एनिमल्स में नहीं रहती, ओके। सो सबसे पहला कैटेगरी कलर्ड, एंड दे हेल्प्स इन और दे ट्रैप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर फिलहाल अपन इसको क्या कहेंगे? सनलाइट। दे ट्रैप सनलाइट एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसमें भी कुछ टाइप है, हाँ, इसमें से एक सबसे कॉमन क्लोरोप्लास्ट। सो ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट क्या हुआ? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है। उसके बाद रहते हैं रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट जो है वो रेड कलर का प्लास्टिड रहता है ड्यू टू देयर पिगमेंट, ठीक है। इसके अलावा और एक है फियोप्लास्ट। ब्राउन कलर का, ये फियोफाइसी यानी ब्राउन कलर की अलगी का ग्रुप रहता है, उनमें प्रेजेंट रहेगा। और एक है, ठीक है, इतना काफी है तुम्हारे लिए। इससे ये ग्रीन कलर किसकी वजह से आएगा? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये जब दोनों साथ में रहते हैं तब प्लास्टिड जो है वो ग्रीन कलर का दिखेगा। रोडोप्लास्ट जो है वो रेड कलर के पिगमेंट की वजह से आता है। हाँ, रेड कलर का पिगमेंट है फियो सॉरी फाइको इरिथ्रीन, ठीक है, फाइको इरिथ्रीन, एंड ब्राउन कलर इज ड्यू टू फ्यूकोजैंथीन, ठीक है। फ्यूकोजैंथीन नाम का जो पिगमेंट रहता है वो ब्राउन कलर का रहता है, इसलिए वो जो है वो किस में आएगा? कलर्ड प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। दूसरी कैटेगरी रहती है ल्यूकोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट भी कहेंगे और ल्यूकोप्लास्टिक। मुझे ओके, ल्यूकोप्लास्ट विच आर यूज्ड फॉर स्टोरेज, विच आर यूज्ड फॉर स्टोरेज। उनमें से एक है इलायोप्लास्ट, ठीक है। इलायोप्लास्ट जो रहता है वो स्टोर करता है ऑयल, इट स्टोर्स ऑयल। दूसरा रहता है एल्यूरोप्लास्ट विच स्टोर्स प्रोटीन, ठीक है। और लिपिड वाला, लिपिड ये इसका ही हुआ, लिपिड यानी क्या? ऑयल, ऑयल और लिपिड, ठीक है। और लास्ट अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। अमाइलिन या अमाइलेज चेन जो है वो किसका पार्ट है?
कार्बोहाइड्रेट का, और ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। ठीक है, सो इसको कहेंगे अमाइलोप्लास्ट विच स्टोर्स स्टार्च। ठीक है, सो स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड, ये तीन स्टोर करने के लिए ये तीन तरह के प्लास्टिड रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट सबसे बेसिक टाइप का प्लास्टिड रहता है। ये प्लास्टिड में से, इनमें से कोई भी दूसरे टाइप के प्लास्टिड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आलू में स्टार्च स्टोर होता है, तो आलू में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका रहेगा? अमाइलोप्लास्ट का। हर सेल में अमाइलोप्लास्ट का परसेंटेज ज्यादा रहता है जो स्टार्च को स्टोर करते हैं। बट अगर ये अमाइलोप्लास्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, तब इसका कन्वर्शन क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है। अमाइलोप्लास्ट का कन्वर्शन क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में आता है। कभी देखा होगा कुछ आलू जो रहते हैं वो ग्रीन कलर के मिल जाते हैं एक साइड से, तो उसमें जो स्टार्च स्टोर कर रहा अमाइलोप्लास्ट है, ये अमाइलोप्लास्ट जो है वो धीरे धीरे ग्रीन कलर का बनता है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी डेवलप होगा, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर का दिखेगा। तो ये जितने भी प्लास्टिड है, दे आर जनरली इंटरकन्वर्टिबल। दीज प्लास्टिड्स आर जनरली इंटरकन्वर्टिबल। अब इसमें से सबसे कॉमन या सबसे डिटेल में कौन सा पढ़ोगे? अपने को कौन सा पढ़ना है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, क्लोरोफ्ला फॉर क्लोरोफिल। सो ऐसा प्लास्टिड या ऐसा मोल्ड जिसमें क्लोरोफिल स्टोर रहता है, उसको अपन क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। अगेन दिस इज वन ऑफ द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ये स्ट्रक्चर जो है ये भी कैसा रहेगा? डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, या अलगी के केस में जो लोअर प्लांट है, अलगी में कुछ क्लोरोप्लास्ट ऐसे है कुछ स्पीसीज में जो 2, 3 या 4 लेयर के भी होते हैं। अब ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हुई। ओके, अब इसके बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं पता है? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं पता है क्या? नहीं? थाइलाकॉइड। ये जो भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। सो ये थाइलाकॉइड जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक इस तरीके से डिस्क की एक स्टैक बनती है। ठीक है, सो ये जो स्टैक है इसको क्या कहते हैं? ग्राना। इसको क्या कहेंगे? ग्राना। और जो लिक्विड पार्ट रहता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। उसको क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। और ये जो भी 2 ग्रैनम के स्टैक रहेंगे, ये जो भी 2 ग्रैनम के स्टैक रहेंगे, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं। ये क्या? एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। इस तरीके से। ओके, सो ये हुई इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप। उसके बाद यह यहां पे जितना भी लिक्विड पार्ट रहेगा उसको अपन क्या कहेंगे? ग्राना और मैट्रिक्स। ठीक है, ग्राना और ग्राना नहीं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लिक्विड पार्ट क्या है? स्ट्रोमा। ग्राना पार्ट कौन सा है? थाइलाकॉइड का। सो ये एक ग्रानम हुआ, एक को क्या कहेंगे? ग्रानम। 2 रहेंगे तो ग्राना। सो ग्राना और लिक्विड पार्ट जो है वो क्या रहेगा? स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। ओके, अब यहां पे ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड। और ऐसे 20 से 50 या 20 से 25 थाइलाकॉइड जो रहते हैं वो एक स्टैक बनाते हैं ग्रैनम की। ऐसे 50 ग्राना एक क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं, और एक प्लांट सेल में 2 या 10 क्लोरोप्लास्ट से लेके 200 क्लोरोप्लास्ट के प्लास्टिड जो है वो एक प्लांट सेल में रह सकते हैं।
ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन एंड द लोकेशन ऑफ द सेल। अगर वो लीफ के सेल है तो वो वहां पे जनरली 100 या 200 क्लोरोप्लास्ट रहेंगे, ठीक है। अगर वो दूसरे सेल है, लीफ छोड़ के जो बाकी की ग्रीन सेल है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट का परसेंटेज थोड़ा कम रहता है। ओके, अब ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? लैमेली। इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? लैमेली। इसको कहेंगे ग्राना और स्ट्रोमा लैमेली। ग्राना लैमेली इसलिए क्योंकि ये दो ग्रैनम को अटैच करता है, स्ट्रोमा लैमेली इसलिए क्योंकि ये वाटर साइटोप्लाज्म या फिर स्ट्रोमा में सस्पेंडेड है। और इसके अलावा यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, दैट इज क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। सो ये जो भी क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, इसके पास भी वो सब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहेगी जो ये प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा यहां पे राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। अगेन दीज राइबोसोम्स मैच टू द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। These ribosomes match to the ribosomes of prokaryotic cell. Okay, so ये जो राइबोसोम रहते हैं ये जनरली कैसे रहेंगे? 70s। इसका सेडिमेंटेशन फैक्टर क्या रहेगा? 70s। और यूकैरियोट में जो राइबोसोम रहते हैं उसको कहते हैं 80s राइबोसोम। ओके, इसके अलावा यहां पे बहुत सारे ऐसे ग्रैन्युलर या ग्लोबोस बॉडी रहेंगी, ठीक है, ऐसी ग्रैन्युलर या फिर ग्लोबोस बॉडी रहेंगी। इसको क्या कहते हैं? स्टार्च ग्रेन। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। और फोटोसिंथेसिस में जो भी ग्लूकोज बनता है वो सभी ग्लूकोज जो है उसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च ग्रेन रहेंगे। या तो जनरली एक बड़ा स्टार्च ग्रेन रह सकता है या थोड़े बहुत छोटे छोटे स्टार्च ग्रेन रह सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ लिपिड और दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल और एंजाइम, ये सब चीजें भी एम्बेडेड रहेंगी किसमें? स्ट्रोमा में, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले the chloroplast was discovered as a discrete green body in plant cell by Hugo von Mohl, ठीक है, in 1837. Hugo von Mohl was first to say or observe a discrete bodies within green cell, within green cells. ओके, तब उसने उनको क्लोरोप्लास्ट नहीं बोला। क्लोरोप्लास्ट नाम जो है वो कब दिया गया? इट वॉज गिवन बाय AFW शिम्पर in 1883, which named these discrete body as chloroplastid, which named this discrete body as a chloroplastid. और ये क्लोरोप्लास्टिड को आगे चल के कहा गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये बॉडी को आगे चल के कहा गया क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट जो है, दीज आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर containing gel-like liquid part or containing gel-like matrix, that is stroma, and solid stack of thylakoid, और solid part, simply solid part लिखते हैं, solid part called grana और ग्रैनम, ठीक है। सॉलिड पार्ट को क्या कहेंगे? ग्रैना और ग्रैनम। ओके, देन इन जनरल
एक क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें बहुत सारे ग्रैनम रह सकते हैं, ठीक है, एक एवरेज नंबर पहले बताया था, बट देर कैन रेंज फ्रॉम 40 टू 100 ग्रैनम इन ए मैट्रिक्स, ठीक है, 40 से 100 तक ग्रैनम तक रह सकते हैं एक मैट्रिक्स में, और ऐसे 50 से 200 क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, वो बताया, एंड ईच ग्रैनम इज मेड अप ऑफ ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड, और दैट इज ए स्टैक ऑफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर called थाइलाकॉइड, ठीक है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं थाइलाकॉइड। ओके, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वो पता है, ओके। अच्छा, पहले इसका फोटो निकाल लो। वो भी थाइलाकॉइड रहते हैं, दीज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, दे कंटेन फोटोसिस्टम, ठीक है। ये जो भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अगर बड़ा करके देखते हैं, ये उसका आउटर मेम्ब्रेन रहेगा, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, ओके, अंदर में जो स्पेस रहती है उसको कहते हैं ल्यूमेन। ये याद रखना, कोई भी स्पेस जो हर साइड से क्लोज रहती है, जैसे एक रूम, अगर दरवाजा बंद करते हैं तो वहां पे एंट्री और एग्जिट नहीं होगी, वो चारों साइड से क्लोज्ड है, ऐसे स्पेस को क्या कहेंगे, ल्यूमेन। सो ये थाइलाकॉइड जो है, ये एक थाइलाकॉइड का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो इतना थिक वॉल्ड रहता है, और ये थिक वॉल्ड में बीच में स्पेस रहेगी, यहां पे फोटो सिस्टम का कुछ पार्ट रहेगा, और पिगमेंट सिस्टम जो रहती है, पिगमेंट सिस्टम इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ दिस थाइलाकॉइड, ठीक है। ये जो भी पिगमेंट सिस्टम है, ये थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहती है, ठीक है। ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट है तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का परसेंटेज ज्यादा रहेगा। सो ये जो भी यहाँ पे गोले गाले बताया, ठीक है, रेड और ब्लू कलर के, ये किसका पार्ट है, फोटो सिस्टम का। और एक फोटो सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल रहते हैं, 200 टू 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। forms one photosystem, ठीक है। एक फोटो सिस्टम में 200 से 400 मॉलिक्यूल रहेंगे। क्लोरोप्लास्ट, कैरोटिनॉइड, फ्यूकोजैंथीन, ये जितने भी पिगमेंट है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे, ये जो भी पिगमेंट रहते हैं, ये सभी के सभी पिगमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहा फोटो सिस्टम। सो थाइलाकॉइड जो रहता है वहां पे ये फोटो सिस्टम रहेगी, और ये फोटो सिस्टम जो है वो कितने मॉलिक्यूल से बनती है, 200 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल से ये पूरी की पूरी पिगमेंट सिस्टम बनेगी। और these pigments are embedded in membrane of thylakoid. These pigments are integral part, integral यानी क्या, जो रिमूव नहीं कर सकते, integral part of thylakoid membrane. These pigments are integral या permanent part of thylakoid membrane, ठीक है। सो ये जो भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, ये फोटो सिस्टम में होगी, जो भी लाइट रेज एब्जॉर्ब करने वाला है और उसका कन्वर्शन जो ग्लूकोज में होगा वो यहाँ पे होगा, और उसके बाद ये जो भी ग्लूकोज बनेंगे वो थाइलाकॉइड से बाहर जाएंगे मैट्रिक्स में, और उससे क्या बनेगा, स्टार्च ग्रेन, उससे क्या बनेगा, स्टार्च ग्रेन, ठीक है। ये हुआ उसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा ओके, ठीक है, हाँ, और ये जितने भी पिगमेंट है या जो भी फोटो सिस्टम का काम है, इसका काम क्या है, एनर्जी को ट्रैप करना, ठीक है, वो पहले बताया था ना पॉइंट, हाँ पहले बताया था। सो ये जो भी थाइलाकॉइड के पिगमेंट सिस्टम है, इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, सनलाइट से एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे और उसका कन्वर्शन ग्लूकोज या बाकी के रिएक्शन में नए कंपाउंड बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये हुआ स्ट्रक्चर के बारे में।
डीएनए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डीएनए प्रेजेंट रहेगा, जो यहाँ पे जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है और एंजाइम्स है उनको बनाने में हेल्प करता है। ये पिगमेंट मॉलिक्यूल बनाने की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, क्लोरोप्लास्ट डीएनए में। और यहाँ पे जो राइबोसोम रहता है ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का स्ट्रक्चर जैसा रहेगा, विच इज 70s। ठीक है, ये देन फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन सबसे पहला टू ट्रैप और एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी और रेडिएशन, सनलाइट रेडिएशन टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और टू फॉर फूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी क्या, फूड। सो ये जो भी फूड बनाना है, ये फूड बनाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी कहां से मिलेगी, सनलाइट से। और सनलाइट में जो भी एनर्जी वो ट्रैप करने का काम किसका है, ये पिगमेंट सिस्टम का। सो ये पिगमेंट जो है ये सनलाइट से एनर्जी बनाएंगे और फूड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन यहां पे ये जो भी, हाँ, these are site for photosynthesis. Second, light energy is converted into chemical energy. Light energy is converted to chemical energy. Means ATP क्या है, केमिकल। सो ये एनर्जी का कन्वर्शन होता है और इसको क्या कहेंगे, एनर्जी ट्रांसडक्शन। इसको क्या कहेंगे, एनर्जी ट्रांसडक्शन। एनर्जी ट्रांसड्यूस हो रही है, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इसको इसलिए उसको क्या बोला है, एनर्जी ट्रांसडक्शन। सो ये एनर्जी ट्रांसडक्शन में हेल्प करेगा। दिस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ओके, देन अनदर फंक्शन इज दे आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे एंड देयर स्टोरेज, और उसके साथ उनका स्टोरेज, स्टोर करके भी रखते हैं और बनाते भी है। ठीक है, ओके। एंड अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेंगे तो प्लांट के केस में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं रहेगा। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट, बच्चा वो तो पॉइंट बताई है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस यानी क्या, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो ये जो भी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है इसमें इसके अलावा नहीं हो सकता, किसके अलावा, क्लोरोप्लास्ट के अलावा। क्लोरोप्लास्ट नाही राहील तर कार्बोहाइड्रेट बनणार नाही, सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होणार नाही, एंड सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होईल तो ग्लूकोज नहीं बने, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च नहीं बनेगा। तो ये सारे फंक्शन है किसके, क्लोरोप्लास्ट के। ओके, और ये उसका स्ट्रक्चर। इसमें कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम?